स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। यूरोप जो है उसमें पहले हम पॉलिटिकल मैप और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पर्वत और पठार भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करें। उससे पहले ये बेसिक मैप है यूरोप का, और यूरोप में कुछ बेसिक सीज वगैरह जो हैं, प्रमुख सागर वगैरह, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रमुख सागर है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के अलावा यहाँ उत्तरी सागर है नॉर्थ सी। ये सब चीज़ें आप एटलस में देख के इसको याद कीजिए ताकि आगे जब हम नदियाँ और अन्य चीज़ें करें तो आपको इन सागरों का नाम पता हो। यहाँ है बिस्के की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी रीजन। यहाँ लिंगुरियन सागर है। लिंगुरियन सागर के अलावा यहाँ एक लायंस की खाड़ी भी है। उसके बाद यहाँ टिरहीनियन सागर है। आगे यहाँ एड्रियाटिक सागर, उसके नीचे इयोनियन सागर स्थित है। फिर ईजियन सागर, और ईजियन सागर के ठीक आगे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसमें स्थित है, ये वाला पर्टिकुलर भाग, यहाँ पर स्थित है मार्मरा सागर। और मार्मरा सागर के अलावा उसके ठीक आगे है ब्लैक सी, काला सागर, और उसके ऊपर छोटा सा स्थित है सागर अजोव सागर, और आगे यहाँ कैस्पियन सी। तो यूरोप जो है अगर आप देखेंगे तीन क्षेत्रों से या तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है, जलीय भाग से घिरा है। जलीय भाग से घिरे होने के अलावा दूसरी तरफ अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें, पूर्वी भाग में इस तरफ, ये जो यूरोप है यहाँ पर सीमा बनाई जा रही है यूराल पर्वत द्वारा, और ये आगे आ जाती है यूराल नदी। तो यूरोप को यदि आप चारों तरफ से देखें, ये सारा चारों तरफ यदि देखें पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण, तो ये एक प्राकृतिक सीमा से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है, नेचुरल बाउंड्री है। तीन ओर तो आपको सी से रिलेटेड बाउंड्री दिखेगी, और एक तरफ ईस्टर्न साइड पे आपको माउंटेन और रिवर से बनी हुई बाउंड्रीज या बाउंड्री नजर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ स्थित है कॉकेसस पर्वत। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से प्राकृतिक सीमा से घिरा है। अगर हम कॉन्टिनेंटल एरिया के अकॉर्डिंग देखें या साइज के हिसाब से देखें तो यूरोप जो है 6th पोजीशन पे आता है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये आता है 3रे स्थान पर। तो 6ठे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 3रे स्थान पर ये स्थित है। तो ये है यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड बेसिक कुछ चीज़ें। अब इन बेसिक चीज़ों के अलावा आगे देखिए, यूरोप जो है, यूरोप में पॉलिटिकल मैप में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट है, यूके। यूनाइटेड किंगडम में यहाँ उत्तरी आयरलैंड वाला हिस्सा भी है। अभी यूके क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पर ये आयरलैंड है। इस तरफ ये देश देखें अगर, ये पोर्चुगल, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, और यहाँ स्विट्जरलैंड। फ्रांस के ठीक नीचे यहाँ एक छोटा सा देश है मोनाको, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये बेल्जियम। बेल्जियम के और नीचे और फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। ये है यहाँ पर नीदरलैंड। जर्मनी जहाँ खत्म होता है उसके बाद यहाँ शुरू हो जाता है डेनमार्क, और जर्मनी के आगे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य जिसको कहते हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ये वाले देश यहाँ पर स्थित हैं। ये युगोस्लाविया जो है उससे बने देश हैं, उसके विभाजन के बाद बने देश हैं। ये रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, और यहाँ आगे बेलारूस, यूक्रेन, यहाँ पर बाल्टिक देश हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, रशिया, रूस, और यहाँ ये जो उत्तरी भाग है इसमें देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि। सो ये कुछ प्रमुख देश यूरोप के हैं। पॉलिटिकल मैप में आप और भी छोटे मोटी जो कंट्रीज हैं उनको देखिए। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हैं, ये इटली के द्वीप हैं, इनके नाम देखिए आप। यहाँ पर ये फ्रांस का द्वीप है। सो ये छोटे मोटे द्वीप जो आपको भूमध्य सागर में दिख रहे हैं, इन सब द्वीपों को भी आपको पॉलिटिकल मैप में देखना है एटलस में। सो ये हो गई यूरोप के पॉलिटिकल मैप की कुछ बेसिक चीज़ें। पॉलिटिकल मैप में प्री में कई बार क्वेश्चन बनता है पॉलिटिकल मैप से सीधा, और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएंगी चीज़ें उनके साथ। और तो ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। बट यूनाइटेड किंगडम डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं।
तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है ये जो द्वीप है, इस द्वीपीय क्षेत्र में जो प्रमुख भाग है उनको सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जिसमें सम्मिलित है स्कॉटलैंड, इसमें ग्रेट ब्रिटेन है ये पूरा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं इसमें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स नाम के। सो ये देखिए, ये पूरा स्कॉटलैंड वाला हिस्सा है, नदर्न पार्ट। ये यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट जो है ये वेल्स है, पश्चिमी भाग, और ये जो ईस्टर्न साइड है पूरा का पूरा, ये पूरा है इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब ये नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड भी जोड़ दिया जाता है तो ये सम्मिलित रूप से हो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम वाले भाग में ये आयरलैंड नीचे वाला जो दक्षिणी वाला भाग जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दोनों में ये डिफरेंस है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं केवल, यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा दोनों आते हैं। सो इसको देखने के बाद अब आगे देखिए स्कैंडिनेवियन देश क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। स्कैंडिनेवियन देश जो है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, ये डेनमार्क, ये सम्मिलित है मुख्य रूप से। अब ये किस तरह का समूह है देशों का, तो ये एक सांस्कृतिक भाषीय समूह है। यहाँ के लोग जो है उनका कल्चर सेम है और इसीलिए कल्चर के बेसिस पर इन देशों का एक ग्रुप बनाया गया है। कई बार इस ग्रुप में आइसलैंड को भी इंक्लूड किया जाता है, हालांकि मेन कंट्रीज जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ही है। कभी कभी आइसलैंड भी इसमें जोड़ दिया जाता है, हालांकि आइसलैंड वाले लोग अपने आप को स्कैंडिनेवियन देशों का भाग नहीं मानते हैं। फिनलैंड जो है कभी भी स्कैंडिनेवियन देशों में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो कहीं पे भी प्री वगैरह में ऑप्शन आए तो आपको फिनलैंड को चूज नहीं करना, फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन देशों में सम्मिलित नहीं है। ये नाम स्कैंडिनेवियन किस तरह से पड़ा, यहाँ स्कैंडिनेवियन नाम के पर्वत हैं नॉर्वे, स्वीडन वाले क्षेत्र में, उसके आधार पर ये नाम रखा गया है। तो ये है स्कैंडिनेवियन देश। अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आर्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ से गुजरता है। आर्कटिक सर्कल नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये आर्कटिक वृत्त है ये वाला, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से तो गुजरता है, रशिया से भी गुजरता है, बट आइसलैंड द्वीप से नहीं गुजरता है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसमें हमें लगता है आइसलैंड काफ़ी ज़्यादा उत्तर में है तो प्रॉब्ली उससे आर्कटिक जो सर्कल है वो गुजरता होगा, बट आर्कटिक सर्कल आइसलैंड से नहीं गुजरता है। सो यही चीज़ यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करनी थी। अब आगे देखिए स्कैंडिनेवियन देशों के साथ साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमने देख ली, एक और टर्म है नॉर्डिक कंट्रीज। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या सम्मिलित हैं और कौन कौन से देश सम्मिलित हैं वो देखिए। नॉर्डिक देश जो है उनमें स्कैंडिनेवियन देश तो सम्मिलित हैं ही, उसके साथ साथ अन्य देश भी इसमें सम्मिलित है। स्कैंडिनेवियन देश कौन से थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, वो इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इसमें फिनलैंड भी है नॉर्डिक देशों में, फिनलैंड के साथ साथ आइसलैंड भी है नॉर्डिक देशों में, और ग्रीनलैंड जो हमने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा था वो भी नॉर्डिक देशों का भाग है। और डेनमार्क के फेरो आइलैंड है, यहाँ पर फेरो नाम के द्वीप हैं, ये फेरो द्वीप भी नॉर्डिक देशों में सम्मिलित हैं। ये भी एक सांस्कृतिक समूह है, ये बड़ा समूह है, इसमें ये सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। और इसमें से ये जो रेड लाइंस वाला है ये पर्टिकुलर पार्ट, ये है स्कैंडिनेवियन देश, ये पूरे, जबकि इन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये हो गया नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में मेन चीज। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब बाल्टिक देश क्या होते हैं और किधर स्थित है। बाल्टिक देश उन देशों को कहा जाता है जो बाल्टिक सागर के आसपास स्थित हैं। अब ये बाल्टिक सागर कहाँ है, अभी कुछ समय पहले मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले स्लाइड में बताया था। जैसे ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, यहाँ पर नीचे ये डेनमार्क है, यहाँ पोलैंड है, यहाँ जर्मनी है। इन सब के बीच में यहाँ ये जो सागरीय क्षेत्र है ये वाला, ये सागरीय क्षेत्र कहलाता है बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के पास यहाँ कुछ 3 देश हैं, उन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है बाल्टिक देश। अब वो बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं सबसे ऊपर है एस्टोनिया, उसके बाद है लातविया, उसके बाद आ जाता है लिथुआनिया।
तो ये तीनों देश बाल्टिक देशों में सम्मिलित है और ये बाल्टिक सागर है यहाँ पर। सो ये बाल्टिक कंट्रीज भी पूछी जाती हैं कई बार। ये क्वेश्चन बना था 2013 के आरएस में आई थिंक। अब देखिए बाल्कन पेनिनसुला किसको कहते हैं और बाल्कन देश किसको कहते हैं। यहाँ ये कौन सा पार्ट है यूरोप का, पहले तो ये समझिए। यूरोप के मैप में ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये उत्तरी भाग है। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रांस, ये स्पेन, ये इटली, ये ग्रीस पेनिनसुला, ये मारमरा सागर और ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी और ये यूराल पर्वत आदि, ये यहाँ पर यूके वाला पार्ट है। सो ये जो हिस्सा है बाल्कन प्रायद्वीप, ये यहाँ पर स्थित है। काला सागर वाला जो भाग है, ये ब्लैक सी वाला पार्ट, इसके पास जो प्रायद्वीप है ग्रीस वाला, इस पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है इस पूरे को कहा जाता है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला। ये बाल्कन पेनिनसुला नाम क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में बाल्कन नाम के पर्वत हैं। उन पर्वतों के नाम पे इन देशों का नाम रखा गया है। ये भी एक सांस्कृतिक समूह है, ज्योग्राफिकल प्लस कल्चरल दोनों ग्रुप है ये। तो ज्योग्राफिकल कल्चरल ये जो ग्रुप है ये इन देशों में विस्तृत है। उसमें से रोमानिया और मोल्डोवा जो है, रोमानिया और मोल्डोवा में बहुत कम है इस बाल्कन देशों का विस्तार, या बाल्कन जो संस्कृति है उसका विस्तार रोमानिया और मोल्डोवा में कम है। बाकी सब राज्यों में, देशों में स्थित है ये। सो बाल्कन जो प्रायद्वीप है या बाल्कन देश जो है उसमें सम्मिलित है स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, कोसोवा, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस का कुछ भाग, बुल्गारिया का कुछ भाग, तुर्की, रोमानिया और मोल्डोवा का कुछ भाग। सो ये मुख्यतः आते हैं बाल्कन देशों में और ये पूरा कहलाता है बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन पेनिनसुला। अब बाल्कन देशों के बाद अब देखिए बेनेलक्स देश किसको कहा जाता है और कहाँ स्थित है। तो ये यूरोप का मैप है। बेनेलक्स देश लगभग यहाँ स्थित है। ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, यहाँ है ये स्पेन, ये पुर्तगाल, ये इटली। सो फ्रांस और जर्मनी वाला जो पार्ट है उसके बीच में यहाँ पर 3 देश स्थित है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है बेनेलक्स देश। सो बेनेलक्स जो है इन तीनों देशों के स्टार्टिंग जो लेटर है उनके शॉर्ट फॉर्म से बना है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। सो ये 3 देश इसमें सम्मिलित हैं। ये किस आधार पर देशों का समूह बना है? तो ये तीनों ही देश जो हैं इनकी अगर हम एलिवेशन देखें सी लेवल से या इनकी ऊंचाई यदि देखी जाए समुद्र तल से, तो ये तीनों ही देश समुद्र तल से थोड़ा नीचे हैं, कम ऊंचाई है इनकी। और नीचे होने के कारण तटवर्ती क्षेत्र जो है इनकी हाइट काफ़ी कम है। बेल्जियम, नीदरलैंड और उसके साथ साथ ये लक्समबर्ग यहाँ जो दिख रहा है, इनकी एलिवेशन बेसिक जो इनका प्लेन रीजन है उसकी हाइट ही समुद्र तल से सी लेवल से कम है, इसीलिए सी वाटर का लेवल इससे ज़्यादा है। इसलिए अक्सर क्या होता है इनका तटवर्ती भाग में जल जो है आ जाता है आंतरिक भाग में और जलमग्न हो जाता है। कोस्टल रीजन जो है वो वाटर में सबमर्ज हो जाता है और ऐसे सबमर्ज्ड पार्ट को वापस रीऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप इन देशों की साइज देखें, ये तो जूम्ड मैप है इसलिए बहुत बड़े लग रहे हैं। ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग बहुत छोटे देश हैं, बहुत कम एरिया है इनके पास। अगर यूरोप के मैप में देखें कंपैरेटिवली तो इतना कम एरिया इनके पास, इतनी कम भूमि है इनके पास। और तटवर्ती क्षेत्र अगर जलमग्न हो जाए तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह से वाटर के सबमर्ज के होने के वाटर में सबमर्ज होने के कारण लैंड को लूज करें, और इसीलिए उस भूमि को वापस से प्राप्त करने के इनके प्रयास रहते हैं। और उसे वापस प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं ये देश जो है अपने तटवर्ती क्षेत्र में, जैसे नीदरलैंड और बेल्जियम है, ये अपने कोस्टल रीजन पे क्या करते हैं, दीवार जैसी बनाते हैं, ऊंची दीवारें बनाते हैं, ऊंचे तटबंध बनाते हैं जिन्हें डाइक कहा जाता है। ये ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं इनको बनाने से होता ये है कि पानी ज़्यादा आगे तक नहीं आ पाता और इनकी जो भूमि है वो उन्हें पुनः प्राप्त हो जाती है। जितना भी कोस्टल रीजन सबमर्ज हो गया था उसके ठीक आगे अगर दीवार बना के पानी को हटा दिया जाए, खाली कर दिया जाए, तो इस तरह से भूमि वापस प्राप्त की जा सकती है। तो ये बेनेलक्स देश जो हैं इन देशों में
डाइक्स बनाए जाते हैं और इन ऊंचे तटबंधों के माध्यम से वापस से पुनः अपनी जलमग्न भूमि को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो वापस भूमि प्राप्त करते हैं ये देश, उस भूमि को कहते हैं पोल्डर लैंड। पोल्डर लैंड कहा जाता है। आप अगर एटलस में देखेंगे तो वहां पे भी आपको पोल्डर लैंड लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये पोल्डर लैंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन देशों का। आप देखेंगे कि लग्जमबर्ग अंदर है, आंतरिक भाग में है, वो कोस्टल रीजन पे नहीं है। माना कि वो कोस्टल रीजन पे नहीं है, पर लग्जमबर्ग की ऊंचाई भी कम है, ये भी सी लेवल से नीचा है, इसी वजह से लग्जमबर्ग को भी इंक्लूड किया जाता है बेनेलक्स देशों में। सो ये हो गए बेनेलक्स देश। सो देखिए बेनेलक्स देशों में अभी जो हमने डिस्कस किया वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। लोलैंड कंट्रीज है, निम्न देश है, हाइट कम, एलिवेशन कम है इनका, तटवर्ती क्षेत्र अक्सर जलमग्न रहता है, ऊंचे तटबंध बनाए जाते हैं और उससे भूमि को पुनः प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार जो भूमि प्राप्त होती है उसको कहते हैं पोल्डर लैंड। ये पोल्डर लैंड। सो ये पोल्डर लैंड वाला पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप है जो कि हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस पॉलिटिकल मैप में अभी हमें देखना है ये जो है यूगोस्लाविया जो देश है जो कि डिवाइड हुआ बाद में, उससे कौन कौन सी कंट्रीज बनकर आई हैं। तो यूगोस्लाविया में ये वाला पूरा पार्ट यूगोस्लाविया के अंतर्गत आता था, ये पूरा हिस्सा, और ये जो यूगोस्लाविया के अंतर्गत आता था ये अब डिवाइड हो चुका है, बहुत से देशों में बट चुका है। अब ये कौन कौन से देश यहाँ पर स्थित हैं वो देखिए। यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ ये है स्लोवाकिया, क्रोएशिया, उसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया के अलावा मोंटेनीग्रो यहाँ पर है, उसके अलावा कोसोवो यहाँ पर है, और मैकेडोनिया यहाँ पर है। तो ये प्रमुख देश हैं जो यूगोस्लाविया में सम्मिलित थे पहले और अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन चुकी हैं। तो ये अक्सर पूछा जा सकता है, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, सर्बिया आदि। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इनका। अब देखिए ये वही जो अभी हमने यूगोस्लाविया से ब्रेक होने के बाद जो कंट्रीज बनी हैं वही आपको यहाँ जूम करके दिखाई गई हैं। तो इसमें यदि आप देखेंगे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो इसमें सम्मिलित है, मैकेडोनिया इसमें सम्मिलित है, उसके साथ साथ सर्बिया इसमें सम्मिलित है। अब सर्बिया से जो है एक और यहाँ पर इंडिपेंडेंट या छोटा देश बना है जिसको कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ देश नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। कोसोवो को भी कुछ देश रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ नहीं करते, बट फिर भी कोसोवो तो फिर भी मान्य है। तो यहाँ पे वोडिना या नोवी साड जो है ये देश अलग से, ये पार्ट अलग से सर्बिया से अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो ये सब जो है ये सम्मिलित है। पूर्व काल में जो यूगोस्लाविया था उससे डिवाइड होने से ये कंट्रीज बनी है, तो ये पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे ये एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर के तट को या कोस्टल रीजन को छूने वाले देश कौन कौन से वो देखिए। यहाँ पर एक तो है स्लोवानिया का कुछ पार्ट, स्लोवानिया के अलावा क्रोएशिया के अलावा यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना का थोड़ा सा पार्ट इसको टच करता है, मोंटेनीग्रो टच करता है, अल्बानिया टच करता है। तो एड्रियाटिक सागर को टच करने वाले, छूने वाले देश ये हैं। अक्सर यूरोप से इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि भूमध्य सागर को कौन से देश टच करते हैं, उसकी सीमा को, या फिर एड्रियाटिक सागर के तट को कौन टच करते हैं, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। तो पॉलिटिकल मैप की ये स्टडी जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन बना था यूपीएससी 2019 का जो प्री है उसमें। अब इसमें पूछा गया है, ये सीज दे रखी है, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ये सागर दे रखे हैं, ये सागर से लगे हुए देश दे रखे हैं, इनमें से आपको करेक्ट पेयर चूज करना है, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं ये देखना है। तो इसमें यदि आप देखेंगे क्रोएशिया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था यूगोस्लाविया के ब्रेक होने से बना है, क्रोएशिया ब्लैक सी की तट को छूता है, काला सागर के तट को छूता है नहीं। क्रोएशिया कौन से सागर के तट को छूता है, अभी अभी हमने देखा एड्रियाटिक सागर के तट को छूता है। तो ये वाला जो है ये गलत है पेयर।
बाकी जो है अल्बानिया भी हमने देखा, अल्बानिया टच करता है एड्रियाटिक सागर को, हाँ ये सही है। कैस्पियन सागर को कजाकिस्तान टच करता है, मेडिटेरेनियन सी को मोरक्को टच करता है, रेड सी को सीरिया करता है। सो ये सेकंड वाला जो है ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो सेकंड जिन जिन में है वो सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको सही पेयर ढूंढना है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ 1, 3 एंड जो 4 है, सॉरी ये 5 वाला भी गलत है, 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। 1, 3 और 4 का मैच सही है, और बाकी ये रेड सी वाला सीरिया वाला और ब्लैक सी वाला क्रोएशिया वाला दोनों ही ये रॉन्ग है। तो इस तरह से आपके पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉलिटिकल मैप, जितना ज़्यादा आप मैप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, चीज़ें क्लियर होगी। ये कोई समझने वाली बात नहीं है, जितना आपको अच्छे से याद होगा, रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, उतना बेटर या क्लोज आंसर के आप जा पाओगे। तो ये आपको एटलीस्ट से करना है रिवाइज। अब देखिए यूरोप में जो प्रमुख प्रायद्वीप हैं पेनिनसुला, उनको डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं, इनके विभिन्न नाम क्या हैं। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन ओर से सागर से घिरा हुआ होता है। अब तीन ओर से सागर से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय भाग, देखिए सबसे पहले तो है आइबेरियन पेनिनसुला। ये आइबेरियन पेनिनसुला स्थित है यहाँ पर। ये स्पेन और पुर्तगाल वाला, पोर्चुगल वाला जो पार्ट है उसका पेनिनसुला को कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। उसके बाद बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप अभी हमने डिस्कस किया था, काला सागर के पास बाल्कन जो पर्वत है उसके आसपास जितने भी देश हैं वो एक कल्चरल ग्रुप है, उसे कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला। ये बाल्कन पेनिनसुला यहाँ है, काला सागर के आसपास वाला ये वाला पार्ट। उसके अलावा तीसरा कोला प्रायद्वीप। ये कोला प्रायद्वीप रशिया का है, रूस के भाग में आता है, ये रशिया का भाग है। रशिया में ऊपर ही ऊपर उत्तर में फिनलैंड के पास जो पेनिनसुला है उसको कहते हैं कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप, ये जूटलैंड प्रायद्वीप है डेनमार्क वाला पेनिनसुला, और थोड़ा सा जो जर्मनी के अंतर्गत और डेनमार्क के अंतर्गत आता है वो वाला प्रायद्वीप जो यहाँ स्थित है, जो कि नॉर्थ सी और एक तरफ बाल्टिक सी दोनों के बीच में स्थित है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में, इसे कहते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड पेनिनसुला। फिर इटली प्रायद्वीप, ये इटली वाला जो पार्ट है इसको इटली पेनिनसुला कहते हैं। उसके बाद क्रीमिया प्रायद्वीप, ये यूक्रेन का भाग है और काला सागर में विस्तृत है। यहाँ आप देखिए ब्लैक सी में यूक्रेन का कुछ पार्ट इस तरह से एक्सटेंडेड है। ये यूक्रेन का ये भाग जो काला सागर में विस्तृत है इसे कहा जाता है क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया प्रायद्वीप जो है पेनिनसुला, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। उसके बाद आ जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अभी हमने स्कैंडिनेवियन देश किए थे, नॉर्वे, स्वीडन, सो उनका जो पेनिनसुला है प्रायद्वीप उसको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, ये वाला जहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत है। तो ये कुछ प्रमुख यूरोप के पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, इनके नाम याद रखिए, प्री वगैरह में पूछे जा सकते हैं। अब यूरोप का जो बेसिक फिजिकल मैप है उसको देखते हैं, और जो भौतिक प्रदेश है यूरोप के उनको डिस्कस करते हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ यूरोप। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आप देखिए सबसे पहले यूरोप को डिवाइड किया जाता है 4 पर्टिकुलर पार्ट्स में, और ये 4 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे ऊपरी भाग है यूरोप के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड रीजन, उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश। अब इस उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश में क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ पर ब्रिटेन में, यूके वाले पार्ट में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं आयरलैंड में और इसमें यूके वाले पार्ट में, इनको सम्मिलित किया जाता है एक तो उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश में, प्लस यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पर्वत है नॉर्वे और स्वीडन वाले पार्ट में, इसको इंक्लूड किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो आइसलैंड वाला पार्ट है ये इंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, यूके वाला जो उच्च प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसे सम्मिलित किया जाता है उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश में। उसके अलावा दूसरा जो प्रदेश है, दूसरा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा जो ग्रीन कलर का भाग है इसे कहा जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न प्लेन रीजन।
तो ये उत्तरी मैदानी प्रदेश कहाँ स्थित है? ये दक्षिण के जो पर्वत हैं उनके और उत्तर पश्चिमी जो पर्वत हैं उनके बीच में स्थित है। और इसको उत्तरी मैदानी प्रदेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके केवल उत्तर पश्चिमी भाग में कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, बाकी पूर्वी भाग में ईस्टर्न साइड में तो पूरा ऊपर तक मैदानी क्षेत्र ही आपको नजर आता है। तो ये दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसमें मेनली लोलैंड रीजन है, निम्न प्रदेश है, मैदान है यूरोप के जो इसमें सम्मिलित है। तीसरा जो यूरोप का प्रदेश है वो ये जो आपको ये दिख रहा है लाइट कलर का, ये वाला पार्ट है। ये जो भाग है यूरोप का, ये मैदानों और दक्षिण के जो आल्प्स जैसे ऊंचे पर्वत हैं उनके बीच में कुछ कम ऊंचाई वाले पुराने पर्वत और पठारी क्षेत्र हैं। तो ओल्ड प्लेटो और माउंटेन रीजन जो साउथ में अल्पाइन जो माउंटेन सिस्टम है उसके और नॉर्थ में प्लेन्स के बीच में जो ओल्ड माउंटेन रीजन है उसको कहा गया है, इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट में ओल्ड प्लेटो एंड माउंटेन्स इंक्लूडेड है। लास्ट और फोर्थ जो फिजियोग्राफी डिवीजन है भौतिक प्रदेश वो सबसे दक्षिण में है जिसको कहते हैं अल्पाइन सिस्टम रीजन या अल्पाइन तंत्र प्रदेश। ये अल्पाइन तंत्र प्रदेश बिल्कुल दक्षिण में है। अल्पाइन तंत्र प्रदेश में नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन्स जो नए बने हुए हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो ये यूरोप का ओवरऑल जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है वो ये हैं। सबसे नीचे सबसे ऊंचे पर्वत है, हाइट ज्यादा है इन पर्वतों की, सबसे दक्षिण वालों की। उसके बाद थोड़ी कम ऊंचाई वाले पर्वत आ जाते हैं पुराने वाले। उसके बाद और नीचा क्षेत्र आता है जिसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं, और उत्तर पश्चिमी भाग थोड़ा सा ऊंचा है जिसमें भी पुराने पर्वत और पठार है। तो ये सब यूरोप के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में है। अब इन्हीं फिजियोग्राफिक डिविजन्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और फिर उसके बाद माउंटेन्स और प्लेटो को भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश, जो अभी मैंने आपको बताया था, उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन जिसमें यूके, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड वाला कुछ पार्ट और उनके माउंटेन्स वगैरह इंक्लूडेड है। दूसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश जिसमें नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है। बहुत सारी नदियां यूरोप में, राइन, रूर, इस तरह की नदियों द्वारा बना जो निम्न प्रदेश है उसे कहा जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। फिर आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड रीजन जिसमें ओल्ड माउंटेन्स एंड प्लेटोज हैं, और उसके बाद आ जाता है अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश जिसमें नए पर्वत सम्मिलित हैं, नवीन वलित पर्वत। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत हर एक पार्ट के लिए हम मैप को देखते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन, उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश। उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश में ये पूरा पार्ट सम्मिलित है। आयरलैंड, यहाँ पर यूके का कुछ भाग, ये वाला हिस्सा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड का कुछ भाग, ये पूरा, और आइसलैंड, ये सब सम्मिलित है नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन में। इसे हाईलैंड रीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पुराने पर्वत भी हैं, यहाँ पुराने पठार भी हैं। यहाँ कौन से पर्वत हैं? तो यहाँ के पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियन। यहाँ स्कैंडिनेवियन पर्वत स्थित है। मेनली स्कैंडिनेवियन पर्वत है नॉर्वे और स्वीडन में, प्लस यूके के जो माउंटेन्स है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन माउंटेन, यहाँ पे पेनाइन्स माउंटेन, ये सब इसी का हिस्सा है। यहाँ पे कैम्ब्रियन प्लेटो है, ये स्कॉटिश हाईलैंड है, ये सब इसका भाग है इस प्रदेश का। अब ये जो पुराने पठारी क्षेत्र होते हैं, अक्सर पुराने पठार उदाहरण होते हैं शील्ड का, और जहां शील्ड का उदाहरण होता है या पुराना पठारी क्षेत्र होता है वहां पाए जाते हैं बहुत सारे खनिज। तो यहाँ पर बहुत से मिनरल्स हैं, और ये जो खनिज संपन्न पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है और हाईलैंड रीजन, यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं? तो यहाँ मुख्य रूप से आयरन ओर है, कॉपर है, तांबे के, लौह यस्क के भंडार है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वीडन में, स्वीडन के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर किरूना नाम का स्थान है, गैलीवेयर नाम का स्थान है। तो किरूना, गैलीवेयर, ये सब आयरन ओर के रिजर्व्स हैं। यहाँ पर कॉपर के रिजर्व्स भी यहाँ पाए जाते हैं। तो किरूना, गैलीवेयर जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं यहाँ पर।
आयरन और कॉपर के अलावा इन पठारी क्षेत्रों में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ये ओल्ड लैंडमास है, विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। इवन इनफैक्ट इसको अपलेशियन पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। पहले सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न पार्ट में जो हमने अपलेशियन माउंटेन किया था उसका भाग माना जाता है इन स्कैंडिनेवियन पर्वतों को और इनको। सो ये जो पुराना पर्वतीय क्षेत्र है ये स्टेबल लैंडमास है, स्थिर भूभाग है, और स्थिर भूभाग होने के कारण इस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ ज्यादा हलचल वगैरह नहीं होती है, ज्यादा कोई गतिविधियां नहीं होती है, भूकंप आदि की संभावना बहुत कम होती है। पर इनमें से इस उच्च प्रदेश वाले हिस्से में अगर देखें, इसमें आइसलैंड भी इंक्लूड कर दिया जाता है। आइसलैंड जो है ये मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, मिड अटलांटिक जो रिज है उसका ऊपरी भाग है। कारण मध्य अटलांटिक कटक वाले क्षेत्र में वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, तो आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी उद्भव अक्सर होते रहते हैं। आइसलैंड वाले पार्ट के अलावा बाकी सारा जो लैंडमास है वो काफी स्टेबल है। सो ये स्टेबल लैंडमास है, शील्ड का उदाहरण है, खनिज संपन्न है। उसके साथ साथ आइसलैंड वाला पार्ट मिड अटलांटिक रिज का पार्ट होने के कारण कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज वहाँ होती है, वहाँ पे कुछ वॉल्केनिक प्लेटोज वगैरह भी हैं इस आइसलैंड वाले भाग में। उसके साथ साथ आइसलैंड में गीजर वगैरह भी, जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से मेजर चीजें देखने को मिलती है वो यहाँ आइसलैंड में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश में और क्या क्या चीजें हैं। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन काफी ऊंचा है, और काफी ऊंचा होने के कारण, ऊंचा मतलब काफी उत्तर में है, काफी उत्तर में होने के कारण ये ठंडा प्रदेश है और इसलिए बर्फ से ढका रहता है। काफी ज्यादा यहाँ पर हिमनद वगैरह भी पाए जाते हैं, और जो हिमानीकरण हुआ था, ग्लेशिएशन या ग्लेशियल एज जो आई थी, उसमें उस समय यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ था ये काफी बड़ा हिस्सा, और उन्हीं ग्लेशियर्स के कारण, हिमनदों के कारण यहाँ पर कई सारी स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। स्पेशली तट के पास, ये जो नॉर्वे का कोस्ट है, ये नॉर्वे है, नॉर्वे के इस तट के पास यहाँ कई सारी हिमनद घाटियां हैं, और वो हिमनद घाटियां अब पानी से भर चुकी हैं, और इस तरह की पानी से भरी हुई जो ग्लेशियल वैलीज होती हैं, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैलीज या जलमग्न हिमनद घाटियां, उन्हें कहा जाता है फियोर्ड। ये जे साइलेंट है, फियोर्ड्स। सो फियोर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो नॉर्वे का जो तट है ये फेमस है फियोर्ड्स के लिए। यहाँ बहुत सारे फियोर्ड्स हैं, बेकना फियोर्ड, हार्डेंगर फियोर्ड, इस तरह के कई सारे फियोर्ड यहाँ देखने को मिलते हैं। और फियोर्ड और कुछ नहीं है, जलमग्न हिमनद घाटियाँ हैं। फियोर्ड्स के अलावा नॉर्वे के कोस्ट के पास, तट के पास, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों की एक पूरी चेन देखने को मिलती है, पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप बने हैं हिमनद की जो निक्षेपण गतिविधियां हैं, हिमोड जो होते हैं, मोरेन्स जो कलेक्ट होते हैं, उससे बने हुए ये बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स। और ये जो आइलैंड्स हैं इन्हें स्केरी कहा जाता है, इन द्वीपों को स्केरी कहा जाता है। और इन द्वीपों को जब स्केरी कहते हैं तो इनकी जो पूरी श्रृंखला है, ये जो पूरी इनकी चेन है, इसको कहा जाता है स्केरी गार्ड। स्केरी गार्ड मतलब ये द्वीप एक गार्ड का काम कर रहे हैं, इन द्वीपों को ही स्केरी कह रहे हैं। अब ये गार्ड किस चीज को गार्ड कर रहे हैं? ये तो नॉर्वे जो कोस्टल रीजन है, नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ ये द्वीप है, और नॉर्वे का ये तटवर्ती क्षेत्र है। तो नॉर्वे में जो तटीय नौ परिवहन होता है या फिर कोस्टल नेविगेशन जो होती है, उस कोस्टल नेविगेशन को, नौकायन को, या नौकायन का जो मार्ग है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं ये द्वीप, क्योंकि ये एक बैरियर के जैसे हैं। और इसीलिए ये वाला जो पूरा रीजन है कोस्टल वाला, ये कोस्टल रीजन थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, इसीलिए इनको स्केरी गार्ड कहा जाता है, इन छोटे छोटे द्वीपों को। ये वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन है, उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश जो हम डिस्कस कर रहे थे भौतिक प्रदेशों में, इस उच्च प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मिनरल्स हैं यहाँ पर। मिनरल्स के अलावा यहाँ पर स्केरी नाम के द्वीप है नॉर्वे के तट के पास, जिन्हें स्केरी गार्ड भी कहा जाता है। यहाँ माउंटेन्स वगैरह के अलावा यहाँ जो ग्लेशियर्स है, हिमनद, उनसे जलमग्न घाटियां बनती हैं जिन्हें फियोर्ड कहते हैं।
और फियोर्ड के अलावा इन हिमनदों से यहाँ बहुत सारी झीलें बनी है। जैसे आपको याद होगा कैनेडियन शील्ड हमने किया था, कैनेडियन शील्ड जो नॉर्थ अमेरिका में की थी उसमें कई सारी लेक्स बनी है कैनेडियन शील्ड के ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से। उसी तरह से यहाँ पे भी काफी सारी हमें लेक्स देखने को मिलती हैं। फिनलैंड में तो इतनी ज्यादा लेक्स हैं, ये देखिए कितनी सारी झीलें। फिनलैंड में इतनी सारी झीलें हैं कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स कहते हैं फिनलैंड वाले पार्ट को। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन की मुख्य चीजें थी। अब उसी को हम आगे टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें स्कैंडिनेविया सम्मिलित है, उत्तरी ब्रिटेन सम्मिलित है, उसकी पहाड़ियां, और ब्रिटेन की पहाड़ियों के अलावा आइसलैंड सम्मिलित है। इसमें पुराना स्थिर भूभाग है, खनिज संपन्न है, लौह यश ज्यादातर पाया जाता है, तांबा भी कुछ क्षेत्रों में, हिमनद है, यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स, उनसे बनती है जलमग्न हिमनद घाटियां जिन्हें कहते हैं फियोर्ड। फियोर्ड के अलावा यहाँ के एक मेजर फियोर्ड का उदाहरण है सागनी फियोर्ड। स्केरी गार्ड कहते हैं द्वीपों की श्रृंखला को, इन आइलैंड्स को क्या कहते हैं? स्केरी, और इनकी पूरी चेन को कहते हैं स्केरी गार्ड। उसके अलावा ये फिनलैंड जो है, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, हिमनद से निर्मित झीलें, और इसीलिए फिनलैंड को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। आइसलैंड वाला जो पार्ट है ये मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है, इसलिए काफी ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। यहाँ हेक्ला नाम का ज्वालामुखी है आइसलैंड द्वीप पर। आइसलैंड द्वीपीय क्षेत्र में ही गीजर भी पाए जाते हैं, गर्म पानी के झरने वगैरह, और उसमें एक ग्रैंड गीजर नाम का गीजर यहाँ पे प्रमुख है। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन की प्रमुख चीजें हो गई। उत्तर पश्चिमी उच्च प्रदेश के बाद नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसका टेक्स्ट भी देखेंगे। सो नॉर्दर्न प्लेन रीजन जो है वो ये पूरा पार्ट है। थोड़ा सा ये इसका अगर देखें, यूके का दक्षिण पूर्वी भाग जो लंदन और थेम्स नदी वाला जो क्षेत्र है वो, उसके अलावा यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है फ्रांस का, ये पूरा पार्ट आगे जितना भी हिस्सा है ये पूरा का पूरा सम्मिलित है उत्तरी मैदानों में, ये पूरा उत्तरी मैदान। अब मैदानी क्षेत्र में ये जो पूरा भाग सम्मिलित है उत्तरी मैदानी प्रदेश में, ये मैदान बने कैसे हैं, किस प्रकार? वैसे तो सामान्यतः मैदान बनते हैं नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से। यूरोप के मैदानी क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यूरोप में जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी भाग मैदानों का, ये पश्चिमी भाग बना है अपरदनकारी गतिविधियों द्वारा, इरोजनल एक्टिविटीज से। मतलब यहाँ पुराने पहले पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र थे, वो इरोड होते गए, अपरदित होते गए, और धीरे धीरे जो है वो नीचे हो गए, निम्न भूमि में कन्वर्ट हो गए और मैदानों का रूप ले लिया। और बाद में राइन और इस तरह की जो भी नदियां हैं, राइन, रूर के अलावा डैन्यूब और ये सब रिवर्स, इन सब रिवर्स ने सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके इन मैदानों का पूर्ण रूप से निर्माण किया। सो ये जो मैदान है पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तृत है। पश्चिमी भाग के मैदान अपरदनकारी गतिविधियों से बने हैं। और अगर इन मैदानों के पूर्व में देखें, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे, तो इन मैदानों के ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर संरचनात्मक रूप से कुछ मैदानी क्षेत्र है, संरचनात्मक रूप से एक थोड़ा सा लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है। यहाँ बहुत पहले ऊपर उठा था लैंडमास थोड़ा सा, और ऊपर उठने के कारण रशिया वाला जो ईस्टर्न हिस्सा है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊंचा है वेस्टर्न वाले हिस्से की तुलना में। और रशिया का ये जो थोड़ा सा ऊंचा भाग है इसे कहते हैं रशियन प्लेटफॉर्म। रशियन प्लेटफॉर्म इसको कहा जाता है, या फिर यूरोपियन प्लेटफॉर्म भी कहते हैं इसको। तो अगर इस मैदानी क्षेत्र को देखा जाए तो इसके पूर्व में रशियन प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा है, पश्चिमी भाग में अपरदन इरोजन के कारण जो प्लेन्स वगैरह बने वो है, और इनके बीच में वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट के बीच में कहीं कहीं पर यूक्रेन और ये बेलारूस वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे रह जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट के बीच में कुछ हिस्सा थोड़ा नीचे रह जाता है, और इस नीचे भूभाग में यहाँ पर देखने को मिलती है हमें निम्न भूमि या फिर जलमग्न भूमि यहाँ देखने को मिलती है। और इस तरह की जलमग्न भूमि के एग्जाम्पल हमें बेलारूस और यूक्रेन में कई जगह देखने को मिलते हैं।
सो ये हमारे संरचनात्मक या फिर स्ट्रक्चरल जो बेसिस है प्लेन्स के वो ये हुए। इरोजनल एक्टिविटी से बना वेस्टर्न साइड का। ईस्टर्न साइड में रशियन प्लेटफॉर्म है जो कि ऊपर उठने से या फिर फॉल्टिंग की वजह से जो ऊपर लैंडमास उठ जाता है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म और वेस्टर्न साइड के बीच में यहाँ थोड़ा सा लोलैंड रीजन है बेलारूस और यूक्रेन वाले हिस्से में, जहाँ पे दलदली भूमि या जलमग्न भूमि हम कह सकते हैं वो देखने को मिलती है। हर एक मैदानी क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियां होती हैं। इस मैदानी क्षेत्र में भी कई सारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे यहाँ राइन नाम की नदी है। राइन के अलावा यहाँ डेन्यूब नाम की नदी है। डेन्यूब नदी के अलावा वोल्गा, यूराल, इस तरह की कई सारी प्रमुख नदियां इस मैदानी क्षेत्र में मिलेंगी। फ्रांस में हमें सीन नदी भी देखने को मिलती है। तो ये है सीन नदी, ये है राइन नदी, और राइन नदी के अलावा यहाँ पर एल्ब है, यहाँ ऑडर, विस्टूला, इस तरह की कई सारी नदियाँ हैं इस मैदानी प्रदेश में। अब ये मैदानी प्रदेश जो है या मैदानी क्षेत्र किस काम आता है, किस लिए उपयोगी है? जहाँ पे भी प्लेन्स होते हैं जनरली प्लेन्स यूजफुल होते हैं किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो ये मैदान जो है ये भी कृषि के लिए उपयोगी है। कृषि के साथ साथ जब मैदानी क्षेत्र में काफ़ी लंबी नदियाँ हों तो वो नदियाँ काम आती है किसके लिए? नौकायन के लिए। तो ये प्लेन रीजन जो है ये एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए और उसके साथ साथ नेविगेशन के लिए या नौकायन के लिए काम आते हैं। और इस मैदानी क्षेत्र में ईस्टर्न साइड जो है पूर्वी भाग, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी हैं। और इस तरफ के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ईस्टर्न साइड के, इन्हें कहा जाता है स्टेपी। तो स्टेपी नाम की घास के मैदान भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा इस मैदानी क्षेत्र में कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर नदियों के बेसिन क्षेत्र में मिलते हैं जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। जैसे यहाँ ये रूर नदी है जर्मनी में, और रूर नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं कोयले के भंडार, कोल रिजर्व्स। सो फॉसिल फ्यूल्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस एरिया में कोल रिजर्व्स हैं। थोड़ा ईस्टर्न साइड में चले जाएंगे तो नदियों के बेसिन क्षेत्र में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब भी पाई जाती है। तो ये जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है ये जीवाश्म ईंधन के भंडार युक्त है, नौवहन, कृषि आदि के लिए उपयोगी, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पर स्थित हैं। सो ये मेजर चीज़ें हैं इन उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की, प्रदेश की। अब इन्हीं को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं टेक्स्ट में। देखिए ये मैदानी क्षेत्र जो है पूरब में दलदली भूमि मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेटफॉर्म के बीच में थोड़ा सा लोलैंड एरिया है जहां पर आपको दलदली भूमि देखने को मिलेगी, बेलारूस और यूक्रेन में। ये विस्तृत मैदान जो पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तृत है, इसके कहीं बीच वाले भाग में या पूर्वी भाग में थोड़ा दलदली भूमि देखने को मिलती है। इसका उदाहरण है प्रीपेड की दलदली भूमि बेलारूस यूक्रेन वाले क्षेत्र में। बेनेलेक्स देश इसी मैदानी क्षेत्र का भाग है। बेनेलेक्स देश हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनका जो हाइट है वो सी लेवल से कम है। इसकी वजह से यहाँ पर डाइक, ऊंचे तटबंध बनाए जाते हैं ताकि भूमि को वापस प्राप्त किया जाए, और पुनः प्राप्त की गई भूमि को कहते हैं पोर्डरलैंड। इसके अलावा पूर्व में आपको देखने को मिलता है रूसी प्लेटफॉर्म, जो कि ऊपर उठने की वजह से बना है, लैंडमास के ऊपर राइज अप होने की वजह से बना है। और इस रूसी प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है ये मध्य भाग में, इसका जो सेंट्रल पार्ट है रशियन प्लेटफॉर्म का वो थोड़ा सा ऊपर है। वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे वल्दाई पहाड़ियाँ, और इन वल्दाई पहाड़ियों से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट नदी वोल्गा नदी निकलती है। तो ईस्टर्न साइड में प्लेटफॉर्म है, वेस्टर्न साइड में प्लेन्स हैं, उनके बीच में दलदली भूमि है कुछ एक क्षेत्र में। फिर दक्षिण पूर्वी जो भाग है, साउथ ईस्टर्न पार्ट, यूक्रेन और रशिया का पार्ट, वहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और जिन्हें हम जानते हैं किसके नाम से? स्टेपी के नाम से। प्रमुख नदियां हैं इस मैदानी क्षेत्र की, यूराल, वोल्गा, डॉन, राइन, डेन्यूब, एल्ब, सीन, ये सब नदियां प्रमुख नदियां हैं। नौकायन युक्त है, नौकायन के लिए उपयोगी है। रूर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसका मतलब इस मैदानी क्षेत्र में
जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी हैं। वेस्टर्न साइड में कोयला है, ईस्टर्न साइड में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अब रशिया जो है उसमें सहकारी कृषि की जाती है, ये कृषि के लिए उपयोगी मैदान है। रशिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं और उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जो यहाँ दिया है। सहकारी फार्म्स जो होते हैं यहाँ पर रशिया में, उन्हें कहते हैं कोल खोज इन्हें कहा जाता है। तो ये कोल खोज नाम आप याद रखिएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी उत्तरी मैदानी प्रदेश की। अब इस उत्तरी मैदानी प्रदेश को के अलावा नेक्स्ट हमारा जो भौतिक प्रदेश है उसमें क्या सम्मिलित है, उसमें है मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। जो पुराने पर्वत और पठार वाला भाग है वो इसमें सम्मिलित है। और ये पुराने पर्वत और पठार वाला भाग कहाँ है, ये आपको दिख रहा है मैसिव सेंट्रल, यहाँ जूरा लिखा हुआ, ये सब पुराने लैंडमास है। यहाँ पे भी एक पुराना लैंडमास है जिसे सेंट्रल मेसेटा कहते हैं या स्पेनिश मेसेटा कहते हैं। तो इस भौतिक प्रदेश में क्या क्या सम्मिलित है, तीसरा भौतिक प्रदेश है जिसे कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें पुराने पर्वत और पठार सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन से पर्वत और पठार सम्मिलित हैं, तो देखिए पठारों में तो इसमें है मेसेटा जो स्पेन में है, यहाँ मेसेटा पठार, मैसिव सेंट्रल जो कि है फ्रांस के दक्षिणी भाग में यहाँ पर, उसके अलावा बवेरियन पठार जो जर्मनी में है, बवेरियन प्लेटो इस यहाँ पर, उसके साथ साथ चेक गणराज्य जो है चेक रिपब्लिक, उसमें है बोहेमियन प्लेटो या बोहेमियन हाईलैंड, वो भी इसी का भाग है। तो ये तो कुछ पठारी भाग है जो इसमें सम्मिलित है। पठारों के अलावा इस हिस्से में कुछ पर्वत भी हैं। पर्वतों में देखिए कौन कौन से सम्मिलित हैं, जूरा पर्वत जो यहाँ स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा क्षेत्र पे है, वॉसजीस पर्वत जो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर रीजन पे है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नाम के माउंटेन यहाँ पर सम्मिलित है इसमें। सो ये कुछ ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत जो कि लैंडमास के ऊपर उठने की वजह से बना है, वॉसेजिस इसी तरह का खंड पर्वत है। और इस तरह के कई खंड पर्वत इसमें सम्मिलित हैं। कुछ पुराने जो माउंटेन्स हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। इवन यूराल माउंटेन जो है वो भी पुराना बना हुआ पर्वतीय क्षेत्र है जो कि अलग से पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से इस वाले क्षेत्र में पुराने पर्वत और पठारी क्षेत्र हैं। और पुराने पर्वत और पठारों में कहीं कहीं कई जगह खनिज भी मिलते हैं, जैसे आयरन ओर मिलता है, लौह या तांबा भी मिलता है कुछ एक पुराने पठारी क्षेत्रों में। सो ये हो गया तीसरा भौतिक प्रदेश। और तीसरे भौतिक प्रदेश की यही प्रमुख चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे आप देखिए प्राचीन पर्वत और पठार है, इसमें पठारों में और पर्वतों में कौन कौन से वो देखिए, स्पेनिश मसेटा, सेंट्रल मैसिव, बोहेमियन पठार, जूरा, वॉसेजेस, हर्ज, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब खंड पर्वत इसका भाग है। ब्लॉक माउंटेन्स खनिज संपन्न है कई क्षेत्र। और इनके बीच में जहाँ ये माउंटेन्स हैं उनके बीच बीच में कहीं कहीं कुछ आपको लो लैंड्स या वैली रीजन भी देखने को मिलता है, जैसे कि लो लैंड में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम देखेंगे। ये जो तीसरा भौतिक प्रदेश है यूरोप का, इसमें ये चीजें सम्मिलित हैं। अब चौथा और आखिरी जो भौतिक प्रदेश है, फोर्थ और लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है यूरोप का, उसको देखते हैं। चौथे और आखिरी भौतिक प्रदेश में ये जो डार्क ब्राउन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ये सम्मिलित है। ये पूरा नया बना हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। तो तीसरे भौतिक प्रदेश को, थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन को कहा जाता है अल्पाइन सिस्टम रीजन। और अल्पाइन सिस्टम रीजन में सम्मिलित हैं नवीन वलित पर्वत, नए वाले बने हुए पर्वत। और यहाँ पर ये नए पर्वत बने कैसे, फोल्डिंग कैसे हुई है, तो यहाँ अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है और उनके कन्वर्जेंस की वजह से इस पूरे सदर्न पार्ट में कई सारे फोल्ड माउंटेन्स बने। इसी प्रदेश में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी देखने को मिलती है, अल्ब्रूस। इसी क्षेत्र में आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। इसी पर्वतीय क्षेत्र में और भी कई सारी ऊंची चोटियां हैं। और ये जो ऊंचे हाई माउंटेन्स हैं, इनसे यूरोप की मेजर रिवर्स निकलती हैं। जैसे राइन नदी भी आल्प्स से निकल रही है,
यहाँ पर दक्षिण की तरफ रोन नदी भी निकल रही है। राइन रोन नदी के अलावा यहाँ पे अन्य कई सारी नदियां भी इसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। तो यूरोप की प्रमुख नदियों का उद्गम इन्हीं पर्वतों से होता है, इन्हीं नवीन वलित पर्वतों से। कई जगह इन पर्वतों में खनिज भी पाए जाते हैं और इतने ऊंचे ये दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत है कि एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। इनके उत्तर में जो नदियां हैं वो उत्तर की तरफ बहकर चले जाती हैं, इनके दक्षिण की नदियां दक्षिण की तरफ बहकर चली जाती हैं। तो ये चौथा भौतिक प्रदेश था यूरोप का। तो यूरोप के 4 भौतिक प्रदेश हमने किए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड रीजन, सेकंड जो हमने किया वो नॉर्दर्न प्लेन रीजन, उत्तरी मैदानी प्रदेश, फिर सेंट्रल हाईलैंड रीजन, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, और चौथा है अल्पाइन तंत्र प्रदेश जो कि ये वाला है। अब इसका टेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब अल्पाइन माउंटेन रीजन में नवीन वलित पर्वत सम्मिलित हैं। यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से बने। ऊंची चोटी जो यूरोप की है एल्ब्रूस, वो यहीं पे है। यहाँ के कुछ माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं कैंटाब्रायन, आल्प्स, पिरेनीज, एपिनाइन्स, कॉकेसस, कार्पेथिया, दिनारिक आल्प्स, पिंडस, ये सब यहाँ के माउंटेन्स हैं। और इन माउंटेन्स के बीच में भी कहीं कहीं घाटियां देखने को मिलती हैं और कहीं कहीं मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो निम्न मैदान है उसमें उदाहरण है पो घाटी जो है, पो नदी है एक इटली में, उसका जो घाटी क्षेत्र है वहाँ मैदान है लोम्बार्डी के मैदान। इसी तरह से हंगरी के मैदान है कार्पेथिया जो पर्वत है उसके आग के बीच में। तो कई सारे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। प्लेटों का अभिसरण जो है उसके कारण ये पर्वत बने हैं और अभी भी ये कन्वर्जेंस हो रहा है और इसी वजह से ये जो है ये रीजन, इसमें काफी सारी सक्रिय ज्वालामुखी चोटियां देखने को मिलती है, एक्टिव वॉल्केनिक पीक्स देखने को मिलती हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, एटना, वो सब यहीं पर इसी माउंटेन रीजन का पार्ट है यूरोप में। सो ये जो है माउंटेन्स ये जल विभाजक का कार्य भी करते हैं, वाटर डिवाइड का भी काम करते हैं और डिवाइड करते हैं रिवर्स को नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में, या फिर उत्तरी सागर की ओर जाने वाली नदियां और भूमध्य सागर की ओर आने वाली नदियों को बिल्कुल पृथक करते हैं। तो ये यूरोप के कुछ भौतिक प्रदेश थे। इन भौतिक प्रदेशों के बाद पर्वत और पठार भी हमें करने हैं, बट पर्वत और पठार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया है वीडियो। सो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।